अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान अफेयर्स और हमारे साथ मौजूद हैं एजाज़ सैयद। एजाज़ सैयद हमें हमेशा इस प्रोग्राम के अंदर बहुत अच्छी अच्छी खबरें दिया करते हैं। इस वक्त भी पूरी दुनिया की नज़रें अफ़गानिस्तान के अंदर होने वाली तब्दीलियों पर लगी हुई हैं। जो कुछ वहाँ पर सूरत हाल बनी, आपके इल्म में है कि कैसे तालिबान ने देखते ही देखते वो अचानक सारा कुछ वहाँ पर जिसे कहते हैं टेक ओवर कर लिया। अमेरिका अब वहाँ से मुकम्मल तौर पर जा चुका है। एजाज़ सैयद हाल ही में, बल्कि जिसे कहते हैं कि जस्ट आए हैं वापस काबुल से, और उसके बाद उन्होंने हमें वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज़ सैयद। ये बताइए कि जनाब, काबुल में हम सुन रहे थे कि ये जो गुज़श्ता जुमा गुजरा है इस पर कोई हुकूमत वगैरह तश्कील पा जानी है, तो अभी तक तो हम इंतज़ार में थे कि हुकूमत क्यों नहीं तश्कील पा सकी। आपने क्या देखा वहाँ? आतिफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया। आतिफ भाई 30 अगस्त को अमेरिका ने अपनी जो डेडलाइन है उससे 24 घंटे पहले अपने आखिरी फ़ौजी को निकाला है काबुल के हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। और मैं उधर मौजूद था और मैं तो ये कर रहा था और सारी दुनिया ये तो कर रही थी कि अब 31 अगस्त को नए जो सरबराह ममलिकत होंगे, नई तालिबान हुकूमत के, उनको नॉमिनेशन होगा और नई हुकूमत फॉर्म कर ली जाएगी। लेकिन आज आप देख लीजिए कि सितंबर का आखिरी वीक, पहला वीक जो है वो ख़त्म होने को है, लेकिन अभी तक नॉमिनेशन नहीं हुई। फिर तो ये थी कि अभी जुमे को ऐसा हो जाएगा, 3 सितंबर को, फिर भी ऐसा नहीं हुआ। तो मैंने उस पर कुछ लोगों से बातचीत की और मैंने पता कराने की कोशिश की जी मसला क्या है। पहले 2-3 मसले हैं इसमें। एक मसला तो ये है कि जो मुल्ला अब्दुल्ला हैं अभी तक वो काबुल में नहीं पहुँचे। जितनी भी मुशावरत हो रही है वो कंधार में हो रही है, और कंधार में इनकी जो शूरा है, शूरा उला, जो इनकी सबसे बड़ी जो शूरा है वो मिलती है और वहाँ पे वो डिसीजन करती है। लेकिन डिसीजन के लिए जो मेन रेकमेंडेशंस हैं वो 3 बंदे दे रहे हैं। उसमें मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर हैं जो कि इनके पॉलिटिकल ऑफिस के सरबराह थे कतर के। फिर उनमें सिराज हक्कानी है कि जलालुद्दीन हक्कानी के बेटे हैं और तालिबान में बड़ी इनकी अहमियत है। और फिर तीसरी इसमें एक और फैक्शन भी है और वो है मुल्ला याकूब जो कि मुल्ला उमर के बेटे हैं। ये 3 लोग जो हैं कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। इसके अलावा शेर मोहम्मद स्तानकज़ई जो कि पॉसिबल है कि वो भी वज़ीर ख़ारजा इनके बन जाएंगे, वो भी इसमें एक रोल प्ले कर रहे हैं। तो काफ़ी सारे एक नए चेहरे भी हैं, कुछ नज़र आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे, लेकिन जो नज़र आ रहे हैं वो ये 3-4 बंदे हैं जो कि एक रोल प्ले कर रहे हैं। अब हो ये रहा है कि मेरी इतलात के मुताबिक कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए इन्होंने बुनियादी जो फ़ैसला है वो कर लिया है। और वो मेरी इतलात के मुताबिक एज़ पर टुडे वो बुनियादी फ़ैसला ये है कि नई जो तालिबान हुकूमत है उसके सरबराह वो इनके अमीरुल मोमिनीन अब्दुल्ला होंगे, जिनके पास जो इनकी आर्मी है उसकी भी सुप्रीम कमांड उनके पास होगी। लेकिन 2 वजारतें ऐसी भी हैं आतिफ भाई जिनके ऊपर मेरी इतलात के मुताबिक थोड़ी सी ले दे हो रही है, थोड़ी सी मुशावरत हो रही है, कुछ थोड़े इंटरेस्ट ग्रुप्स भी होते हैं जिस तरह गवर्नमेंट फॉर्मेशन में होते हैं। उसमें एक सबसे अहम वजारत है वजारत ख़जाना। गुल आगा की नॉमिनेशन है उसके ऊपर, और सिराज साहब भी इंटरेस्टेड हैं कि वो हो जाए या उनकी जगह कोई और हो जाए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिराज हक्कानी जो कि ख़ुद भी इंटरेस्टेड हैं, या आप कह लें कि उनकी भी इंटरेस्ट है इस वजारत में। सिराज हक्कानी के सर पे भी अमेरिका ने हेड मनी रखी हुई है, बल्कि उसामा बिन लादेन और एमन अजवरी के बाद, अगर 2-3 बंदों के बाद अगर जिसके सर पे सबसे ज़्यादा रकम है वो सिराज हक्कानी है। तो अब ये एक मसला होगा कि आपने सारे पैसे जो हैं बाहर के मुल्कों से लेने हैं, तो ये एक प्रॉब्लम भी होगी। फिर जो दूसरे साहब हैं जो कि कैंडिडेट हैं इसके, जिनका नाम भी आया वो गुल आगा थे। गुल आगा के ऊपर भी हेड मनी लगी हुई है अमेरिका की। तो अब ये एक बड़ा प्रॉब्लम है कि हमने जिन बंदों को हेड मनी रखी हुई है उनको हुकूमत देनी है या नहीं देनी, हुकूमत में शामिल होंगे या नहीं होंगे। तो सिराज हक्कानी का तो मुझे इतना पता है कि वो इनकी जो बड़ी शूरा है उसका मुस्तकिल मेंबर रहेंगे और वो वहाँ पे जो मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी है वहाँ पे किरदार अदा करते रहेंगे। बाकी आप आ जाए वजारत दिफा के ऊपर। तो वजारत दिफा के ऊपर कैंडिडेट हैं मुल्ला याकूब जो कि मुल्ला उमर के बेटे हैं, और मुल्ला याकूब के साथ मुल्ला जाकिर वो भी इंटरेस्टेड हैं कि वो भी वज़ीर दफ़ा बन जाए।
तो ये भी एक मामला है। तो अब फैसले ज़ाहिर है इनके अमीरुल मोमिनीन ने करने हैं। तो ये 2-3 एक बड़े हैं कि एक तो सैंक्शंस वाले लोगों को जिन पर पाबंदियाँ लगी हुई हैं आलमी सतह पर, उनको शामिल करना है या नहीं करना, फिर तमाम को मशावरत करके बीच में शामिल करना है। और एक और आखिरी बात, बहुत सारी बातें की जा रही थी कि हामिद करज़ई और डॉक्टर अब्दुल्ला हुकूमत में होंगे। मेरा नहीं ख्याल कि डॉक्टर अब्दुल्ला और हामिद करज़ई को हुकूमत में शामिल करेंगे। अभी तक हतमी तौर पे जो बात तो कोई तय सामने नहीं आई, लेकिन मेरी इतला जहाँ तक कहते हैं कि वो शायद नई हुकूमत में कोई वजारतें वजूरतें शायद नहीं होंगी। अच्छा, हिकमत यार भी एक करैक्टर है, मतलब उनका एक किरदार है। तो हिकमत यार साहब तो इंटरेस्टेड है कि उनकी कोई अच्छी वजारत दे, और जब उनसे बातचीत होती है तो वो चाहते हैं कि भी देखें जिस वक्त आप सब, तो वो तो कहते हैं कि जिस वक्त आप सब अभी आपने जहाज़ शुरू किया है तो मैं तो आपके बड़ों के साथ, मैं तो वज़ीर-ए-आज़म रह चुका हूँ, तो मुझे मेरी हिस्से के मुताबिक और मेरी हैसियत के मुताबिक भी जगह दी जाए। तो मुझे नहीं लगता कि शायद इनको कोई बड़ी वजारतें मिलेंगी, लेकिन शायद कोई कौंसल शौंसल बना दें तो उसमें हो। लेकिन जो जंप्स हैं वो मैंने आपको बता दिए कि जंप्स क्या है। एजाज, आपने तो सारा कुछ ही बता दिया। ये भी बता दिया कि अभी तक हुकूमत फॉर्म क्यों नहीं हो सकी, और ये भी बता दिया कि फॉर्म होने जा रही है और कौन कौन सरबराह हो गया, और काबीना तक आपने बता दी। अच्छा, ये बताएं कि आप माजी में भी काबुल जाते रहे हैं, कुछ दिन कबल भी आप काबुल गए थे, अभी भी आप ताज़ा काबुल से वापस आए हैं। तो पहले वाले काबुल में, उसके बाद वाले काबुल में, और अब ये तालिबान के टेक ओवर के बाद वाले काबुल में आपने क्या फ़र्क वहाँ पे महसूस किया? अच्छा राय साहब, ये बड़े ही अहम सवाल है जो आपने पूछा है। पहले वाले काबुल में और अब वाले काबुल में मैं आपको कहानी सुनाना चाहूँगा कि मेरे वहाँ पे स्टे की। मैं बड़ा लकी हूँ इस वाले से राय साहब कि मैं शायद वाहिद पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हूँ और पाकिस्तानी मीडिया का वाहिद जर्नलिस्ट हूँ जिसने काबुल में अशरफ गनी रजीम को आखिरी लम्हों में भी देखा है और तालिबान रजीम को काबुल का कंट्रोल संभालते हुए भी देखा है, काबुल में पूरे कंट्रोल संभालते हुए भी देखा है। तो मैंने दोनों हालात देखे। सूरत हाल ये है राय साहब वहाँ पे कि जो तालिबान हैं वो आ गए हैं और ज़ाहिर है बंदूक के ज़ोर के ऊपर आए हैं, फतवात करते आए हैं, तस्लीम करते हुए हैं, ये तो सरेंडर करवाते हुए हैं। वहाँ पे जो नॉन पश्तून तबका है राय साहब वो बड़ा डरा हुआ है, फ्रैंक बात बता रहा हूँ, वो बड़ा खौफ का शिकार है। तालिबान अलबत्ता वो इस दफ़ा पेशेंस ज़रूर दिखा रहे हैं, मारा मारी नहीं कर रहे इन टर्म्स ऑफ किलिंग्स। वो उस तरह से किलिंग्स बड़े पैमाने पर नहीं हो रही जिस तरह माजी में 1996 में आपने और हमने देखा था। बड़ी एहतियात कर रहे हैं। फिर दूसरा जो मैंने तब्दीली ये देखी है कि खौफ के साथ साथ जो सबसे बड़ा एलिमेंट है, ख़वातीन अचानक गायब हो गई हैं। अब किसी भी तजारती सेंटर में चले जाए, मैं जिस होटल में ठहरा हुआ था उसकी रिसेप्शन पे एक ख़ातून बैठती थी, तो मैंने होटल वालों से पूछा कि वो ख़ातून किधर गई। उन्होंने कहा जी वो 2 बहनें काम करती थी, तो जब से कंट्रोल आया तालिबान का वो नहीं आ रही। मैं मुख्तलिफ उनके बैंक्स में जाता था, वहाँ पे ख़वातीन होती थी, तजारती मराकज़ में भी एकादो का ख़वातीन नज़र आ जाती थी। बहुत ज़्यादा तादाद नहीं थी लेकिन ख़वातीन नज़र आती थी काम करती, नोटेबल तादाद, नोटेबल थी। तो वो नज़र नहीं आती। उनके बाहर वेस्टर्न जो ड्रेसेस हैं वो पहन के ख़वातीन नज़र आ जाती थी, पैंट शर्ट में नज़र आ जाती थी ख़वातीन, लेकिन उसके ऊपर उनकी चादर होती थी या उनका अबाया टाइप जो भी चीज़ है वो होता था, लेकिन पैंट शर्ट पहनते हुए मैंने ख़वातीन देखी हुई थी वहाँ पे। तो अचानक मैंने देखा कि अब काबुल की सड़कों पर जिस तरह बुरकों का सैलाब आ गया। लिपस्टिक में ख़वातीन को देखा करता था मैं, मेकअप हुआ होता था, अब वो नहीं है। जो मर्द हैं, अब सिर्फ ख़वातीन के ऊपर ही बात कर रहे हैं। ख़वातीन के ऊपर इसलिए बात करना बहुत ज़रूरी है कि ख़वातीन आधी आबादी हैं और ख़वातीन एक बहुत अहम उज़्व है हमारी सोसाइटी का, किसी भी सोसाइटी का। दूसरी बात ये हो गई कि मैंने ये देखा है कि मर्दों ने भी वहाँ पे जो पैंट शर्ट पहनते थे उन्होंने पैंट शर्ट की बजाय शलवार कमीज़ पहननी शुरू हो गई, या जो उनका काश्मीरी ड्रेस होता है या जो उनका रवायती ड्रेस है वो पहनना शुरू कर दिया। तो ये बड़ा फ़र्क देगा। मौसीकी बंद हो गई, शादियों में मौसीकी बजती थी, मैं जिस होटल में रहता था वहाँ पे शादियाँ होती थी, मौसीकी होती थी, तो ये बड़ी तब्दीली है। मेरा ख्याल है कि ये जो चीज़ें अब जिस तरह तालिबान जिस रवैये का मुज़ाहरा करे, आहिस्ता आहिस्ता करके शायद ये चीज़ें दोबारा बहाल हो जाए अगर तालिबान इसी तरह जो है वो पेशेंस का मुज़ाहरा करते रहे। अच्छा शाह जी, जाते जाते एक सवाल आपसे और कर लें कि भारत के चैनल्स पे बहुत शोर है जी तालिबान आ गए, ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया।
उन्होंने हमारे साथ धोखा कर दिया, उन्होंने अमेरिका के साथ धोखा कर दिया। तो ये भारत का इस वक्त वहाँ पर आपने कोई रोल देखा, कोई किरदार देखा ऑन ग्राउंड, वहाँ पे क्या सिचुएशन है? भारत इस वक्त अफ़गानिस्तान के हवाले से बड़ा परेशान है। उसकी वजह यह है कि भारत ने बड़ी कोशिश की कि वो तालिबान के साथ अपनी कोई लाइन ऑफ कम्युनिकेशन बनाए। तो तालिबान ने हमारी इत्तलात के मुताबिक कोई उस तरह से लाइन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं बनाई हुई, लेकिन उनकी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है। अब तालिबान देखिए मुसलमान होने के साथ साथ वो एक स्टेट के तौर पे भी सोचते हैं, उन्हें पता है कि हम एक स्टेट हैं, और तालिबान इस वाले से बड़े कॉशियस भी हैं, बड़े मोहतात भी हैं। वो किसी स्टेट के ख़िलाफ़ कोई बयानबाजी नहीं कर रहे, भारत के ख़िलाफ़ भी नहीं कर रहे। पिछले दिनों भारत की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि जी इनके पास कैपेसिटी नहीं, तो फिर इसके ऊपर ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने जवाब दिया उनको कि देखिए आप हमारी कैपेसिटी की बात ना करें, हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत ना करें। क्लियर मैसेज था। तो भारत इस वक्त परेशान है, इस वजह से परेशान है कि भारत अंदर से तो नहीं चाहता कि तालिबान हुकूमत करें, लेकिन अब तालिबान एक हकीकत है और तालिबान एक ऐसी रियलिटी है जिसे अमेरिका भी मान गया है, सारी दुनिया मान गई है। तो उनको अब कहते हैं ना बिटर पिल, कड़वी गोली, तो उनको वो कड़वी गोली लेनी पड़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज़ सैयद आपका। नाज़रीन आपने देखा एजाज़ सैयद ने हमें आज बहुत सारी एक्सक्लूसिव खबरें दी। उन्होंने वहाँ पे जो हुकूमत अब तक तश्कील नहीं पाई थी उसके हवाले से इतलात दी। उन्होंने हमें ये भी बताया कि काबीना के लिए कौन कौन से लोग ज़ेर गौर हैं, काबुल के अंदर क्या तब्दीलियाँ, और फिर भारत की वहाँ पे प्रेजेंस अब कितनी है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हम इनसे कुछ मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। आज तक के प्रोग्राम के लिए इतना ही। मुझे और एजाज़ सैयद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।